खुशामदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। दरअसल प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्क की मौशी सूरत हाल है और शहर कराची की इस वक्त खास तौर पर जो सूरत हाल है, मसाइल के हवाले से तो हमेशा गुफ्तगू होती है। मसाइल का एक अंबार है ना, ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है, लेकिन उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। मौसम क्योंकि यहाँ का गर्म और मरतूब रहता है, इस वजह से जो बिजली की मांग है उसमें अमूमन इजाफा ही होता है। और ये जो बिजली की लोड शेडिंग है, ये एक बड़ा अहम मसला बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, लेकिन चूँकि मसला अभी तक हल नहीं हो सका है, इस वजह से इस मामले पर मौजू पर गुफ्तगू मज़ीद की जाएगी। बहुत सारे आपके पैगामात और शिकायत मौसूल हुई हैं। कोशिश यही होती है हमेशा प्रोग्राम के ज़रिए उन मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए या उन मसाइल को उजागर किया जाए। इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू की है। माशरती मसाइल ख़ास तौर पर हमारी तरजीहात में शामिल रहा है। जो माशरती मसाइल हैं उस हवाले से प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर हम मदू करते हैं और प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा हमने तरतीब दिया है कि जिसमें पहला हिस्सा जो होता है यह 9 से 10 का, जिसको हम सेगमेंट अपना कहते हैं, वो कि 9 बजे के बाद ही शुरू होता है। लेकिन इस सेगमेंट में अमूमन जो माशरती और मौशी मसाइल हैं या सियासी नौइयत के मामलात हैं वो ज़ेर बहस आते हैं और दूसरे हिस्से में हम आपके सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं। कोशिश मेरी यही होगी जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है उसमें आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएँ। इस हिस्से में कुछ समाजी और कुछ सियासी मामलात हैं, आज इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। आज स्टूडियोज़ में बड़े ही ख़ास मेहमान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। सबसे पहले आज जो हमारी मेहमान है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। उनको हम अक्सर मदऊ करते हैं। सियासी नौइयत के मामला जब भी ज़ेर बहस आते हैं, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा को प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत आपा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान इससे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ हवालों से, मौशी मामलात हो, माशरती मसाइल हो या दीगर मामलात हो। और तारुफ माशाल्लाह आपका बड़ा तवील है, पाकिस्तान के यंगेस्ट PhD हैं और बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मैं बिला ताख़ीर उनको खुशामदीद कहूँगा और गुफ्तगू के बाद जो है वो आप बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सकेंगे। डॉक्टर फराज अहमद वाजिदी साहब तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुसर्रत आप गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ किए लेते हैं कि सवाल ऐसा है, आप यकीनन आज जहाँ भी जाती होंगी सबसे पहला सवाल यही होता होगा कि ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनी शहर कराची में मुसल्लत है, लफ्ज़ मुसल्लत इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसको कैसे, ये जो उसका तसल्लुत है इसको ख़त्म किया जाएगा या जो आवाम को इस वक्त जो तकालीफ है, जिस शदीद ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहे हैं, जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, उससे निजात कैसे मिलेगी और कौन दिलाएगा? आप यहाँ पर जो हुक्मरान जमात है उससे आपका ताल्लुक़ है, अगर ये हुक्मरान जमात के इख्तियार में भी मामला नहीं है तो आखिर ये मामला चला कौन रहा है, ये ज़रा समझा दीजिए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि बिल्कुल आपने बजा फरमाया, इसमें कोई शक और कोई दो राय नहीं है कि आवाम तकलीफ में है। लेकिन फिर मैं अगर वो ही बात कहूँ तो वो कहनी भी पड़ेगी कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, देखें जब उनके अपने यहाँ पे बिजली नहीं जाती थी, स्पेशल सिंध में, कराची में सारी बात हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ की बात करेंगे, जब लाइट जाती थी तो इनके MPS शोबदेबाजी करने के लिए KC के ऑफिस पहुंच जाते थे और गेट बजा रहे हैं और गेट कोई नहीं खोल रहा, ये तकलीफ, ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं और जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बादर सर ये सब कुछ करते रहे तो क्योंकि जो करता धरता है
तो वो खान साहब के करीबी दोस्त थे, तो खान साहब ने तो उस वक्त इस चीज़ से छुटकारा हासिल की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट, जिस तरह से पीएम साहब ने भी कहा कि जुलाई तक है कि थोड़ी बहुत जो भी लोड शेडिंग चल रही है, ये इस अजाब से हम मुब्तला रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगस्त में ये बेहतरी की तरफ जाएगी। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ज़ीरो पर हम ले आएंगे। तो जब स्टेप प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं तो यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी की तरफ आएगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर उनकी गवर्नमेंट रही है तो उस वक्त भी बिजली बहुत जाया करती थी, तो बिजली ना जाना तकरीबन ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और अब भी जी बिल्कुल, अब भी इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि देखिए जब इस मुल्क का एक आपको लीडर कह रहा है, इस मुल्क का इस वक्त आपको जिम्मेदार शख्स कह रहा है और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, तो यकीनन उसकी इस बात पर वजन है और अल्लाह ने चाहा तो इसकी तरफ बेहतरी जाएगी। और मैं समझ सकती हूँ कि आवाम बहुत तकलीफ में है। यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आवाम बहुत तकलीफ में है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये 29 जून 2022 है और दुनिया में आज जो मसाइल हैं, यकीनन मौशी मसाइल तो अपनी जगह हैं, कीमतों का बढ़ना, ये वो सारे मामला अपनी जगह हैं, लेकिन ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि आज पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं और आप बैठ के आज तारीख में ये डिस्कस कर रहे हैं कि बिजली आएगी कब, जाने के औकात क्या हैं, इस वजह से हम फिक्रमंद हैं। हमारी सोचें जो हैं वो जकड़ कर रह गई हैं, या सोचने समझने का अमल वो शुरू हो ही नहीं सकेगा जहाँ पर आदमी ये सोचता रहे सारा दिन कि जनाब पानी कब आएगा, और पानी अगर आएगा तो बिजली होगी या नहीं होगी, गैस आएगी या नहीं आएगी। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। ख्याल ये है कि दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है, इसके ऊपर बहुत पहले इन मामलात पर काबू पा चुकी है। अब जब ये सतही मसाइल हल नहीं हो सकेंगे और आज तारीख तक यही बहस जारी रहेगी, तो डॉक्टर साहब फरमाइए फिर माशरा तरक्की कैसे करेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये ज़रा समझाइए हमें। शुक्रिया आपका पहले तो यासर भाई कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और सेकेंडली आपका सवाल इतना अच्छा है कि इस पर कोई इसके जवाब जो है वो 2 दिन में भी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन आप जिस मसाइल से हम गुज़र रहे हैं जो हमारी फंडामेंटल नीड है जी, लेकिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जो जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा, कंट्रोल्ड होगा और आपकी तमाम माशी चीज़ों से इंटैक्ट होगा, तब जाके आप अपने आवाम को जो बेसिक नीड्स हैं, वो फंडामेंटल नीड्स जो आपकी मास्लो ने मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, वो आपको देनी पड़ेगी। ये आपकी हर हुक्मरान की, हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, मेरी और आपकी उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जो हमने 75 साल की हिस्ट्री पढ़ी है या हम अपने तलबा व तालबात को पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से 75 साल में मैंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं नहीं देखी। ऐसा ही मसला ये है कि जब मैं और आप मिलकर काम करेंगे, हमारे यहाँ नामी ग्रामी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आज से नहीं, क्या मैं पाकिस्तान के फौरी बाद से ही सिलसिला शुरू हो गया था, चलना शुरू हो गया। ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी दुनिया का निज़ाम है, वो उसी पे चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वो आपस में एक पेज पे नहीं है। ऐसा ही हालांकि दुनिया की आप पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, चाहे वो अमेरिका की हो या बरतानिया की हो या मलेशिया की आप देख लें एग्जाम्पल, श्रीलंका दुनिया का सबसे मेरे ख्याल से बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन बड़ा गरीब मुल्क है, मैं आना जाना मेरा रहा है। तो आप वहाँ देखें, वहाँ लोग पॉलिटिकली कितने इंटैक्ट हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, हम क्योंकि सिंध में रहते हैं तो हमारे पास 2 जमातें थी। एक में मैडम रिप्रेजेंट इसको कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बड़ी जमात है, अवाम की हमदर्द जमात है। एक दौर तक उन्होंने बहुत अवाम के लिए किया, आज भी कर रही है। एक जमात थी MQM, जिसको उर्दू स्पीक से रिलेट किया गया था, लेकिन उस जमात का मेरे समझ में नहीं आया क्या हुआ, ठीक है ना। उसमें भी क्या है कि उसके मुख्तलिफ धड़े बन गए, नज़रिया सबका एक है, धड़े अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है, यही है ना, सब अलग है, वो एक नहीं है। कराची में देखें, बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट है और वफाक गवर्नमेंट है। वफाक गवर्नमेंट सारे दावे तो कर देती है
हमेशा हम ये करेंगे ऐसा ही है। कराची, लेकिन कराची की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, प्लान्स भी लाए गए, प्लान भी उसके लिए लाए, पैसे भी थोड़ा रखे सा गए। मैं इसमें बायस जवाब नहीं दूंगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की फिर भी पार्टिसिपेशन है, हम्म, लोगों को रोज़गार मिलता है। राइट, लेकिन हम सिंध गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, हम कैसे सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे? सिंध गवर्नमेंट ने हमें नौकरी दी, बिल्कुल ठीक है। रोज़गार देता है, बेनज़ीर स्कीम पे काम किया, फिर बच्चों को बहुत से ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो कराते हैं। अलबत्ता मैं तो मैडम से खुद रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा कोई एक प्रपोज़ल है आप आगे दें, ताकि हम सिंध की आवाम को फ़ायदा पहुँचा बिल्कुल सकें। ठीक है। किसी ने मुझसे कहा डॉक्टर साहब आप तो उर्दू स्पीक है, मैंने कहा नहीं, मैं उर्दू स्पीक तो मेरी ज़बान है, लेकिन असल तो मैं सिंध में पैदा हूँ, मैं सिंधी हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आज जो सिंध की आवाम को हम पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पढ़ा रहा। बिल्कुल ठीक जिन्हें है। हम डिग्री दे रहे हैं, जिन्हें हम तालीम दे रहे हैं, वो कोई बाहर से आके थोड़ी दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे इस निज़ाम को, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, गैस है, सीवरेज है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो आपकी कोलैबोरेशन चल रही है तमाम गवर्नमेंट की, सही है, लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोलैबोरेशन एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे ना, एक सोच आनी चाहिए। ठीक है, वो अलायंस अभी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप उन चीज़ों को एक साथ लेके चलें। जब आप एक पेज पे आएंगे तो उस वक्त आप सोचेंगे कि भाई हमें पाकिस्तानियों के लिए क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त आपने के जो आपका के इलेक्ट्रिक है, जो आज दुनिया, देखिए ना, आज हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जी, उसमें एक महंगाई है। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ उससे बड़ा प्रॉब्लम आपके घर में बिजली, पानी, गैस ना होना। बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे सुनने में आया, किसी ने एक मैसेज किया कि ओगरा ने फिर उसकी रिवाइज समरी दी है पेट्रोल की और उसकी। जी, अच्छा, वो मैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रेट है, मैं उसको यहाँ कोड नहीं करूँगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो हो जाएगा तो आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसको क्या सब्सिडी देंगे? तो बजाय उसके, अच्छा, दूसरा, लोग हमेशा गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, मेरी आदत थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं भी आपको एक स्टोरी बताई, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। बिल्कुल ठीक है। आज हमारे यहाँ हर तीसरा आदमी किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी करप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक भले मन देते हैं गवर्नमेंट, अरे भाई तुम अपना किबला ऐसे तो ही सही है। करो। अब हमारी अपनी डायरेक्शन खराब है। मैं आंख बंद करके, पट्टी बांध करके घर से निकलूँ और मैं बोलूँ कि भाई मुझे यासिर साहब के प्रोग्राम में जाना है, मैं कैसे पहुंचूंगा? बिल्कुल ऐसा ही तो मुमकिन है। आपको आपकी डायरेक्शन, आपका विजन हो, आपका कोई पॉसिबल मिशन हो, आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान हो। हमारे पास तो प्लान ही नहीं है। जी, हम बातें हम करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। बिल्कुल ऐसा ही तो प्लान होना चाहिए। कराची को पहले आप ट्रांसफॉर्म करें। कराची आपका एक बिजनेस हब है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जनरेट होता ठीक है, है। लेकिन कराची की आवाम आज किस तरह पिस रही है, ये मैं और आप जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं, आप, मैडम और हम और आप एक अच्छा फ़ोन लेके नहीं घूम सकते, अच्छी गाड़ी लेके नहीं घूम सकते। क्यों? इस डर से नहीं कि क्या होगा, छिन जाएगा, छिनने के डर से नहीं, हम इस डर से लेके नहीं घूमते यार कोई माल देगा। ऐसा ही आज बिल्कुल आप ठीक है। अगर उसको देखें, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ का कंपैरिजन करें, कुछ फैक्ट्स में आज आपको बताऊंगा। जरूर जरूर। कुछ फैक्ट्स में ये है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ का कंपैरिजन करें तो इंडिया आपसे 10 टाइम्स आगे है। ठीक है। आज हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो ऑन रिकॉर्ड तो 6.5-6.7% आ रहा है, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक ने, पता है आपको, एक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या दिया है? 12% दिया है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका 12% पे आ जाएगा। बिल्कुल। अब उससे क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम्स बढ़ेंगे, क्राइम्स बढ़ेंगे, आपकी माशी बदहाली और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल सिचुएशन और डिटेरियोरेट होगी। आपकी यूथ जो है वो 31% अनएम्प्लॉयड है। बिल्कुल ठीक है। हम स्टैटिस्टिक्स की बात में लोगों को कहता हूँ भाई अपनी फिगर याद रखो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन याद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। 31% यूथ आपकी अनएम्प्लॉयड है। जी। अच्छा, उसके अंदर 51% फीमेल है और 16% मेल है। देखिए, आज लड़के लड़कियां हमारे यहाँ सब तालीम ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, उसको कहाँ बेचेंगे उस डिग्री को? बिल्कुल ऐसा ही है। कैश अब कहाँ किया इन फिगर्स में अगर हम देखें तो इन हालात में हम अपने माशी हालात को किस तरह देख सकते हैं? पहले उस माशी हालात को सही करने के लिए हमें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ रोकूंगा ज़रा, मुसरत आपा से एक दो चीज़ें ज़रा उसके बारे में बात हो जाए, फिर उसी नुक्ते को लेकर आगे चलते हैं। ज़रा ये अभी बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला मुकम्मल हुआ, जिसको अभी आपने देखा, अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग मुंतखब होकर आ भी जाते हैं और पहुँच भी जाते हैं,
असम्बलियों तक, लेकिन जब इख्तियारात नहीं होंगे, अभी एक सवाल ऐसा है जो फिर सर उठाने लगा है, हर कोई इस बारे में पूछ रहा है कि आपने इतनी मेहनत के बाद, इतनी कोशिशों के बाद सीटें तो हासिल कर ली, अगर एक ऐसा निज़ाम होगा कि जो मुकम्मल इख्तियार जिसके पास नहीं होगा तो वो कैसे डिलीवर कर सकता है, ये ज़रा फरमाइए ना, आगे चल के क्या सूरत हाल बन रही है। फिर उसी तरह जैसे ही जो अवामी मसाइल थे, जो निचली सतह के थे, जो बल्दियाती मसाइल थे, जिनको ये हुकूमतें जो तीसरे दर्जे पर आती हैं वो हल कर सकती थी, अगर उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो आगे चल के सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, ये फरमाइए। यासिर, बात दरअसल ये है कि एक चीज़ तो मैं पहले एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं जो हमारे मीडिया में भी और तमाम सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादा जीते और दूसरी पार्टियों के नहीं जीते। मैं एक मुख्तसर सा क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि तकरीबन 6000 कैंडिडेट थे। 6000 कैंडिडेट में से कितनी पार्टियों ने, जितनी भी दीगर जमातें हैं, उनमें से कितनी पार्टियों के कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबिल हैं। ठीक है। ऐसे इलाके भी हैं जिनको इनको अपना कैंडिडेट नहीं मिला और फिर ये कह रहे हैं कि वहाँ अनअपोज आप लोग कैसे आ गए। भाई अनअपोज ऐसे आए कि हमारे मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं था। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वह जमात का होता तो यकीनन मुकाबला होता, एमकेएम पाकिस्तान का होता या पीएसपी का होता, पीटीआई का होता, एमकेएम के अलावा और दीगर जमातें हैं, किसी का भी होता तो यकीनन मुकाबला होता। जब वहाँ आपके पास कैंडिडेट है ही नहीं खड़ा करने के लिए, तो यकीनी सी बात है जो पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी वो अनअपोज ही आएगा। एक चीज। दूसरी बात ये कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि जितने भी अवामी मसाइल हैं उन्हें निचली सतह पर उनके अपने ही लोग उसको सॉर्ट आउट करें, उनके मसाइल का हल उनके इलाके के अंदर रहते हुए हल होना चाहिए। और जब इलाकाई लोग होंगे, काउंसलर होगा, चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, तो यकीनन छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती, जी ये गटर का ढक्कन नहीं है, ये जो है ना लीकेज हो रही है, ठीक है ना, और ये गलियों की सफाई नहीं हो रही, ये कूड़ा नहीं उठ रहा, ये तमाम जब शख्स एक इलाकाई कैंडिडेट होगा, उसी गली मोहल्ले में रहता होगा, बड़ी बेहतरीन और अच्छी बात है। लेकिन ये तो बताइए, 2000 में कानून साजी करके आप ही ने उनके इख्तियारात को सल्ब कर लिया, अब आप उठाकर इख्तियारात अगर बल्दियात की वजारत को दे देंगे तो ये भी तो आप ही के इख्तियार में है। आपकी बात तो बड़ी अच्छी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा और सब यही बात कर रहे हैं, अगर मसाइल हल होते तो आप उनको बाइख्तियार करते, ना कि आपने उनके हाथ बांध दिए। देखिए, हमने कभी हाथ नहीं बांधे। ये रोना जो है ना वसीम अख्तर साहब का रहा है और अभी भी देखें मौजूद मसला। देखिए मैं बात कर रही हूँ ना, ये उनका रोना रहा, ठीक है। लेकिन अब आप देखें कि मुर्तजा वहाब साहब आए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपको काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस शहर में? नहीं, बिल्कुल आ रहा है। मैं कब इसके बारे में कह रहा हूँ, पीछे पूरी सिंध हुकूमत खड़ी है जी। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर हटकर जो है ना आपका चेयरमैन कराची आ जाएगा या नाजिम कराची आ जाएगा या मेयर कराची आ जाएगा, नाम आप कोई भी उसको दे दें। इस तरह का जब आएगा तो यकीनन तमाम तरह अख्तियारात उनके पास होंगे और वो अख्तियारात निजी, देखिए वो अख्तियारात स्टेप बाय स्टेप नीचे की सतह पे जाएंगे। जब नीचे की सतह पे जाएंगे तो आवाम ही के मसाइल हल होंगे। और देखें दूसरी बात वाले यही तो शोर कर रहे हैं। देखिए मैं यासिर उसी पे आ रही हूँ। देखिए एमकेएम वाले हमारे जो दोस्त हैं वो बिल्कुल कर रहे थे और उस पर भी उनके एक्शन लेने पर या उनके कोर्ट में जाने पर भी सीएम साहब ने कहा कि आए आप बैठे। इससे पहले भी जब वो जाना चाह रहे थे कि जी हम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, देखिए कोर्ट बिल्कुल जो भी हुक्म किया कोर्ट ने उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उन्हें अपने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें बिठाया, चाहे वो जमात हो, चाहे वो एमकेएम हो, तहरीक इंसाफ हो, इन्हें कहा कि आप बैठे, टेबल टॉक करते हैं। और उस पर जो है ना, नहीं कहा गया वो बैठे नहीं, उनकी तो बैठे नहीं, हमने तो कहा देखिए ये उनकी सवादीद पे है ना। अगर एक सिटिंग गवर्नमेंट आपको इज्जत दे रही है और आपको बुला रही है, जी बिल्कुल आपको बुलाया जा रहा है तो आप बैठना ही नहीं चाह रहे, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई कसूर नहीं है ना मेरे भाई। तो जब आप चाह ही नहीं रहे, आप चाहें आप जाके वहां सजेशन दें और आप सजेशन देने के बाद आप जब अवाम में जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि जी हमने ये सजेशन दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उन्होंने इसको इग्नोर किया। तो देखें
ये जमात इस्लामी ने भी कहा, ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो हमारे मामला तय हुए थे उस पर हमारे तहफुजात तकरीबन खत्म हो चुके। अगर किसी किस्म के तहफुजात अभी भी हैं एमक्यूएम के, तो मेरे जो यहाँ के सीएम साहब ने कहा है कि आप आए, बैठ के बात करें और आपके तहफुजात को खत्म किया जा सकता है। देखिए, हरफ आखिर कोई चीज नहीं होती कि जी हमने कह दिया वही होगा। वही बेहतर होगा जो तमाम मिलकर बैठ के करते हैं। ये चीज ना सोचे कि आज हमारी गवर्नमेंट है तो जी हम अपोजिशन वालों की सुने नहीं, नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो भी वोट लेकर आते हैं। जब वोट लेकर आते हैं तो सब मिलकर जब बात करते हैं तो अवाम के फायदे के लिए होती है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों से पीछे नहीं हटती। ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती और हटना भी नहीं चाहिए, और ये बात भी दुरुस्त है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करूंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने की जो पॉलिसी थी उस पर अमल पैरा भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपकी इजाज़त से एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उसके बाद आपसे ये जवाब ज़रूर लूँगा कि ये जो गवर्नेंस के इशू हैं ये आते क्यों हैं, इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस होना ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से। अब ये अवामी नौइयत के मौज़ूआत और मसाइल हैं, कैसे हल किए जाएंगे, ख़ास तौर पे जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, सतही मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, उसके कैसे उनको हल किया जाएगा, ये सवाल था। और कुछ इदारों के हवाले से बात हो रही थी। यहाँ पर मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर फराज अहमद वाजदी साहब, मुसरत नियाजी साहिबा, दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, अब इदारों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं वो आपके सामने है, शब रोज़ आप देखते हैं जो कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद की जाए, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, बात यह है कि मैं कभी भी किसी पे नेगेटिव क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन जो फैक्ट हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं। क्योंकि हमारे साथ आज खुद एक हमारी सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई हैं जो इन चीज़ों को बहुत अच्छा समझती हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हर जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज अनकंट्रोल्ड गवर्नमेंट की वजह से बर्बाद हुए। हमारे यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जो लोग हायर्ड हैं, एक तो वो बहुत लुक्रेटिव पैकेजेस पे हैं, ठीक है, उनके अगर आप एक आदमी को हटा दें तो मेरे ख्याल से 10 घर चल जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसा ही। अच्छा, दूसरा मैटर क्या है कि अगर हम उन एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल करें, उसके लिए आपको मेरिटाइज स्ट्रक्चर को लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको एलिजिबिलिटी को सामने रखना पड़ेगा उन्हें लाने से पहले, टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते जी। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं हम सही नहीं कर सकते। थोड़े से अगर आप स्ट्रिक्ट डिसीजन लें, हम ये नहीं कहते कि भाई आपका राइट नहीं है, आप अपने लोगों को, जो भी गवर्नमेंट है, अपने अपने सूबे में अपने अपने जिस जमात को प्रेजेंट करते हैं, जो उनके ख़ास लोग भी हैं, आप बिल्कुल लाएं, लेकिन उसमें एक मेरिटाइज स्ट्रक्चर रखें, वो स्ट्रक्चर रखें, बिल्कुल नवाजें, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनको भी नवाजें। जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी को दें। बिल्कुल ठीक है। तो हम उसमें ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। देखें, हर मुल्क का निज़ाम उसके पॉलिटिकल सिस्टम से चलता है। जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं चाहेगा कि मुझे अपनी आवाम को कुछ देना है तो कहाँ से मिलेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, ये चीज़ कैसे प्रिवेल करेगी? पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर आप उनका भी स्ट्रक्चर का जायज़ा लें, कहीं पे आपको नज़र आता है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हों, पार्टी का जो चेयरमैन है या लीडर है या जो सरबरा है वो वोटिंग के ज़रिए मुंतखब होकर आ रहा होगा, माँ सिवाय चंद एक पार्टीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर ये कल्चर मौजूद है। उसके अलावा जो कुछ होता है वो एक रस्मी कार्रवाई होती है जो पूरी कर दी जाती है। बाकी आप उससे बेहतर समझ सकते हैं कि जब ये सारी सूरत हाल होगी तो कैसे फिर वो नीचे डिलीवर करेंगे, क्योंकि अगर वही सिस्टम अगर आप ऊपर आएगा तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो नीचे काम करने वाले लोग हैं या जो सिस्टम उसके जो मातहत होगा वो इसी तरह काम करेगा, और यही कुछ होता है। फरमाइए। देखिए आसिफ साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें जो एक कल्चर बन जाता है वो कभी चेंज नहीं होता। और हमारे यहाँ 1947 के बाद से और 49 से जब चीज़ें बनना शुरू हुई
तो उसके बाद से ये कल्चर बन गया है जी। और ये कल्चर हमारे यहाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पीढ़ी से पीढ़ी चलता है, ऐसा ही। ठीक है ना, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बड़ी काम की बात मैं आपको बताऊँ, पहले जो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम था शायद उसमें लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन अब जो निज़ाम आया है, जो हमारे पास लोग आए हैं, आप देखें मीडिया पे कितनी अच्छी बातें करते हैं, तो उनका कोई तालीमी बैकग्राउंड है। कम से कम मुझे ये खुशी है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम को लोग कह रहे हैं बर्बाद हो गया, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ ये बर्बाद नहीं है, थोड़ा सा कल्चर की वजह से फंसा हुआ है, लेकिन इसमें अच्छे लोगों ने आना शुरू कर दी। अच्छा, वो समझते बूझते सब कुछ है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो बस डायरेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी डायरेक्शन सही कर लें, मतलब किबला तो नमाज तो हमने खाने काबा की तरफ पढ़नी है मैडम, तो अगर हम अपना किबला सही कर लें तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। देखिए प्रॉब्लम कोई इतना बड़ा नहीं है। देखिए अभी मैंने देखा कि अभी जितने भी गवर्नमेंट्स आती हैं, आपका जितना भी कर्जा है बेतहाशा कर्जा है, बिल्कुल ठीक है, आप एकदम कर्जे से यहाँ तक डूबे हुए हैं, यानी कि आपका स्टेट बैंक डिफॉल्ट होने की नौबत पे आ गया था। हम गलत तो नहीं कह रहे ना, ये बात तो आपका मीडिया मार्केट में दे रहा है ना, हम नहीं दे रहे। लेकिन अब जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको बस नए मंसूबे शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ भाई आप मंसूबे छोड़ो, आप आवाम से लॉयल हो जाओ। पाकिस्तान की आवाम के पास हम कहते हैं गुर्बत, एक सर्टेन तबका गुर्बत से गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपकी एक अच्छा तबका है ना, उसके पास बड़ा पैसा है, बिल्कुल ऐसा। अगर आप उसके साथ लॉयल हो जाओ, आपका कर्जा वही उतार देगी। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। तो आप उस कर्जे को पहले उतारें, आप उस जो आपने अपने आप को फंसाया हुआ है उस टोपी से बाहर निकलें। आप समझ लें ना, कैप आपने पहन ली है कि नहीं जी मैंने तो वहाँ ही बोलना, एक शेल में आप जो नटशेल में आ गए, आपने उसके बाहर नहीं जाना। पहले तो आप उससे बाहर निकलें, बाद में वो मंसूबे शुरू करें। देखिए जो मंसूबे आपके चल रहे हैं वो तो 70 साल से ही चल रहे हैं, आज तक पूरे नहीं हुए। आज तक हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं है, मतलब वो मैट्रिक नहीं कर पा रहे जी। क्या उसकी क्या वजह है? हमने तालीम को बहुत महंगा कर दिया। बिल्कुल ठीक है, हमने तालीम को इतना महंगा कर दिया है, जब लोग तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो आपके मुल्क को आपकी अगली यूथ क्या चलाएगी? अभी किसी ने मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो किसी ने मुझे फेसबुक पे, तो उसने मुझसे ये कहा कि डॉक्टर साहब इस पर एक वेबिनार करें। वो टॉपिक मैंने ऐसा डाला था कि हमारी तो गुजर गई जैसे तैसे, हमारी औलादों का क्या होगा। बिल्कुल तो हमें तो अब ये सोचना चाहिए, अब उस डायरेक्शन के लिए हमें पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो प्रोविंशियल बेस्ड हो, चाहे वो वफाक हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसे हमारी यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारी आवाम के लिए मैं कहता हूँ कुछ मत दो भाई। अगर आज आप अपनी आवाम को, जो लोग पस्त हैं, पूरा ट्रैवल मैंने यहाँ से कश्मीर तक किया, तो जो पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है ना यहाँ से कश्मीर तक, वो मुश्किल से जो है वो 400 किलोमीटर आबाद होगा, 500 किलोमीटर, बाकी पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। भाई जो लोग यहाँ पे 100 कमरों के फ्लैट में रह रहे हैं, भाई आप उन्हें जमीनें दे दें। मुल्क का ही है ना, प्लानिंग की जरूरत है, आप उसकी प्लानिंग करें, लोगों को आप लेबर हाउसेस बना के दे दें, आप सिर्फ जमीन दे दें, बना वो खुद लेंगे। नहीं, इलाके बात करने पड़ते हैं ना। जरा मैं ये मुसरत आपस से भी इस हवाले से बात कर लूँ। डॉक्टर साहब ने एक प्लान दिया, यकीनन इस तरह ही एक्सपेंशन की जाती है, नए शहर आबाद किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जो एक आप समझ लें कि एक सियासत होती रही जिसकी वजह से टकराव की सी कैफियत रही, वो यही वजह है कि इसके लिए कोई भी हुकूमत तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो शहरी हुकूमत के जो चंद एक नुमाइंदे थे, वो अक्सर माजी में इस चीज़ की शिकायत करते नज़र आए कि एक तो सहूलतें उनका फुकदान बहुत रहा है, और दूसरा ये कि ये जो सोच जिसकी अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की, एक सोच होता है, एक विजन होता है, वो कहीं मिसिंग नज़र आता है कि अगर तालीम के हवाले से या किसी ऐसे मामले पर जिसको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए, तवज्जो थोड़ी सी कम नज़र आई है। फरमाइए क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो डॉक्टर साहब ने बात की कि अब डॉक्टर साहब ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया। डॉक्टर साहब ने क्या, पूरी हर आवाम, मेरे जैसा और आप जैसा बंदा भी इसको एडमिट करेगा कि हाँ बिल्कुल अब सियासत में भी तब्दीली आई है। उसकी वजह क्या है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग या यंगस्टर लोग ऐसे आए जो जिनका एक विजन है, जिनकी एक सोच है, जो चाह रहे हैं कि इस पाकिस्तान को, इस आवाम को बदलें और इनकी सोच को भी बदलें, ना सिर्फ बदलें, सोच को भी बदलें। ये नहीं कि मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज कि हमने अब सिंध गवर्नमेंट ने बसेस दी हैं, वो रोडों पे चल रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन क्या है कि आवाम को सहूलत भी मिल रही बहुत कम पैसों में, 25 और 50 रुपए में एयर कंडीशन बसेस हैं, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने तो आपको दी हैं,
जी। लेकिन उसमें मेरा आपका इस अवाम का हाथ है कि वो चीज़ें, वो इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, उनमें वही गंदगी ना फैलाएं, उनको रफ यूज़ ना करें, इसलिए कि वो चीज़ें गवर्नमेंट ने आपके लिए प्रोवाइड की हैं, वो चीज़ें हमारा ये असासा तो है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक हूँ। मैंने इससे पहले भी ये गुजारिश की थी कि क्योंकि ये शऊर से आरी लोग हैं, तरबियत नहीं हुई देखिए हुई, बस नहीं नहीं लामाला नहीं अगर कहीं नहीं से डिग्री यासिर मिल भी यासिर गई यासिर मैं तो आपकी वो इस बात को नहीं एडमिट एक मिनट करूंगी। देखिए दीजिए। एक मिनट, मैं उस चीज की एडमिट इसलिए नहीं करूंगी कि देखिए यासिर, मेरे घर में अगर ये पानी का एक कप या गिलास है ना, मैं माँ हूं ना, मैं अपने बच्चे से कहूंगी कि बेटे आपने बिल्कुल रास्ते में रख दिया, ठोकर लग के टूट जाएगा, इसलिए कि वो मेरी चीज है, मेरी पर्सनल यूज में नहीं। वो चीजें जो गवर्नमेंट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट दे, मेरी भी चाहे तो कोई अर्ज सुबह यही भी है दे, कि ये तरबियत का हिस्सा है, देखिए तरबियत नहीं है लोगों की। ये तरबियत खुद से अपने आप को करनी पड़ेगी। देखिए हम इंसान हैं, नहीं, अशरफुल मखलूकात देखिए हैं। मैं एक बात बताऊं, कौमों का मिजाज होता है, ये हमारी जो कौम का मिजाज है ना, मैं वो पिछले गलत आपको 600-700 जी साल से बता दूं कि ना इनमें बर्दाश्त आई है। इनकी कुछ आदतें बड़ी वियर्ड है। इस खित्ते में बसने वाले और इसके पड़ोसी ममालिक के अंदर भी जो लोग बसते हैं ना, ये सबसे ज्यादा गालियां उसको देते हैं जिससे ये पैसे लेते हैं, उधार मांगता है। ये कुछ चीजें ये कौम का मिजाज होता है, यानी सवेरे इसको इनको उठने बदलना की आदत पड़ेगा ना नहीं यासिर, बदल इसको सकते आप। बदलना पड़ेगा आपने अपने एक मुल्क के फैसला लिए। किया, देखें मैं इससे बड़ा अपने खुश मुल्क के था। लिए, देखें मैं कह रही हूँ यंग जनरेशन के लिए, अगर मेरी औलाद है, मैंने वक्त गुजार दिया, तो मुझे चाहिए मेरी पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है वो मेरी औलाद है, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे उसके लिए अपने आप को बदलना है, मुझे उसको बदलना है। और ये पता है कब तब्दीली और ये बदलाव कब आता है, जब जिनके फैन फॉलोअर ज्यादा होते हैं। यानी फर्ज करें मेरा लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब Influencers जिनको हम जी, कहते हैं, सही बिल्कुल, अगर वो कहते हैं या कोई और दीगर जमातों का एक लीडर कहता है अपने लोगों से, लोग सब अपने हैं, तो वो जरा उनका कहना ज्यादा मान लेते हैं कि प्लीज ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। लेकिन उससे भी ज्यादा जब घर में बैठी हुई माँ है, मैं उस माँ से रिक्वेस्ट करूंगी, कोई माँ पढ़ी लिखी और अनपढ़ नहीं होती है, बच्चों को माँ तरबियत देती है, क्योंकि पहली दरसगाह ही माँ की ऐसा ही गोद है, है। बिल्कुल आपने सही और कहा। माँ जब तरबियत देती है, मैं नहीं समझती हूँ कि वो बच्चा इधर से उधर हो जाए। ठीक है नाफरमानी है, लेकिन वो कितने % होगी। आप अगर थोड़ी सी खुदा ना खासा कोई चीज हो जाती है, हम नहीं देखते गवर्नमेंट की चीजें, भाई वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो आपकी है। ठीक वो है। एक किसी बिजनेसमैन की है, भाई उसने रोड पे अगर कोई चीज छोड़ी हुई है तो वो आपकी है, चाहे वो दुकान है जी, रोड पे खुलेगी, वो आपकी, आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट है, आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो खुदारा अपनी चीजों की हिफाजत करें। रोड बने, हम खोदना शुरू कर देंगे, ठीक है, नहीं, हम राह चलते जा रहे हैं, हम पान की पीक वहां फेंकना शुरू हाँ, कर ये तो देंगे, जहालत का सिगरेट अजीम हम मुजाहरा पी रहे हैं, हम वहीं उसका ऐश गिराना शुरू कर देंगे, सिगरेट यूं फेंकना, इवन के हम फ्रूट खा रहे हैं, भाई उनके छिलके फेंकना शुरू। ये तो देखें कोई उससे स्लिप हो सकता है, ये तो देखें, इस चीज के लिए तो पढ़ा लिखा होना लाजिम नहीं है ना, इसके लिए तो हम अपने आप को खुद से उस पर अमल कर ऐसे सकते ही हैं मैं ना। आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, ये सारी जिम्मेदारी अवाम के ऊपर होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये केस स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वैसे यहाँ की, यहाँ पे बसने वाले लोगों का। इसी पे मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए मैडम की बात गलत नहीं, मैंने तो आपसे कहा ना, आज हमारे यहाँ हर तीसरा आदमी अपने एंगल से अपनी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है ना, हम किसी कानून से बंध कर नहीं चल रहे हैं। देखिए किसी को आप ट्रेन करें, जैसे मैडम ने कहा तरबियत, तो तरबियत तो अगर आप आर्मी में भी किसी को देते हैं ना, तो ऐसे सुबह नहीं उठता 4 बजे, उस तरबियत के पीछे एक कानून होता है। हमारे यहाँ लॉलेसनेस है ही नहीं, है बहुत ज्यादा है, मतलब लॉ नाम की तो हम कहीं पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, उसको हम नहीं दिखता कि वो कहीं पे इम्पोज हो रहा हो। ऐसा ही है। अब आपने कहा वो जो मैडम ने एग्जांपल दी, वो तो मैडम उसमें थूकेंगे भी, उनका बस चलेगा तो मुंह भी उसी में धो लेंगे वो उस बस में, ठीक है ना। आप एक शॉप वो लगा दें उसमें वॉश बेसन, तो मुंह भी लोग आपको उसी में धोते हुए दिखेंगे। लेकिन वो कानून तो आपने बनाना है, आप उन्हें ट्रेन करें, जहाँ कोई पान पी के उतार दें उसको, उतार दें, बिल्कुल उसका कोई ऐसा आप बायोमेट्रिक लगा दें, नेक्स्ट टाइम उसको चढ़ना ही ना दें। ऐसा ही है। आप उसमें क्यू सिस्टम लगाएं। अब देखें हम आप बाहर जाते हैं, थाईलैंड मलेशिया में ऐसी जगहों पे आप आखिरी आदमी होंगे, वो बस खुद ही रुक बंद हो जाती है, ऐसा ही है। आदमी आगे निकल ही नहीं सकता। आप कोई ऐसा उसमें कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दें। आप तो घर छोटे छोटे ऑफिस में RFID कार्ड चल गए, तो आप ऐसे पेड कार्ड डाल दें। आप लोगों को उसमें तरबियत, उसकी जो कानून है, जब तक आप किसी को सजा नहीं देंगे, जब तक कानून की पासदारी नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा? मुमकिन नहीं।
तो तरबियत तो हमेशा जो है वो किसी न किसी जोर पे ही होती है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं हम कौम, आपका कहना ये कि डंडे की है, डंडे की कौम है जी, बिल्कुल ऐसी है। देखिए 2 घंटे 30 मिनट की फ्लाइट में बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। वेल मुसर्रत आप, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर फराज अहमद वाजी साहब, उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया और यहाँ पर शामिल गुफ्तगू रहे। माशरती मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई, सियासी मामलात के ऊपर भी बात की और सिलसिला चलता रहेगा। इस तरह के और बहुत सारे दीगर मामलात हैं। बहरहाल जिसमें सबसे ज़्यादा कमी इस वक्त नज़र आती है, बल्कि इसका कहत नज़र आता है, वो तरबियत का है। तो किसी जगह पे भी आप जाएँ, शिकायत की यही होती है कि जो अवामी रवैये हैं इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यकीनन जो कुछ सियासतदान या जो हुक्मरान आपके साथ कर रहे हैं वो तो एक अलग मौजू है, लेकिन ये जो आज हम इस हाल पर हैं इसकी बड़ी जिम्मेदारी हम पर खुद आयद होती है। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।